अरे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं प्यारे दोस्तों। जिसमें से आज हम लोग डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़ रहे थे। डेवलपमेंट बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो होता है, एम्ब्रियो के ऊपर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पक्षी के जो अंडे होते हैं, पक्षी में जो अंडे देते हैं उनके चारों ओर, अंडों के चारों ओर जो होता है कैल्शियम कवच का बना होता है। वो कैसे बना होता है? कैल्शियम कवच का बना होता है। तो अंडे क्योंकि भूमि पर दे देते हैं, ज़मीन पर देते हैं, अपने घोंसले में देते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? कैल्शियम कवच से उनका जो अंडा बना होता है वो जो है उस अंडे को किससे बचाता है, उस भ्रूण को किससे बचाता है? यांत्रिक चोट, जो चोट लगने से निर्जलीकरण, जैसे अंडे से पानी का निर्जलीकरण ना हो, उसकी पानी की खपत ना हो, खतरों से अंडों की रक्षा करता है। जबकि विशेष रूप से विकसित गर्भझिल्लियाँ, जो इनमें गर्भझिल्लियाँ बनती हैं भ्रूणों में, जो गर्भझिल्लियाँ बनती हैं, भ्रूण के चारों ओर झिल्लियाँ बनती हैं, उन्हें पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और सुरक्षा का कार्य करती हैं। तो स्टेम ब्रेनिंग मेम्ब्रेन जो बनती हैं, वो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और सुरक्षा का कार्य जो एक गर्भ मेम्ब्रेन करती हैं। जबकि कवच जो होता है यांत्रिक चोटों, निर्जलीकरण और खतरों से अंडों की रक्षा करता है। और स्टेम ब्रेनिंग मेम्ब्रेन जो है यह क्या काम करता है? न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, उत्सर्ज एक्सक्रीशन एंड एंड जो होता है एंड उनका डिफेंस करने का कार्य करती है, उससे सुरक्षा का कार्य करती हैं। गर्भझिल्लियाँ भ्रूण के वह ब्लास्टोडर्म से विकसित होती हैं। गर्भझिल्लियाँ जो होती हैं भ्रूण भ्रूण के किस तरह से विकसित होती है? ब्लास्टोडर्म से विकसित होती हैं। वास्तविक भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेती हैं, और ये झिल्लियाँ जो है भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेती हैं। बट झिल्लियाँ ब्लास्टोडर्म जो है झिल्लियाँ को फॉर्मेशन करती हैं। ब्लास्टोडर्म से ही झिल्लियाँ बनती हैं। इन्हें भ्रूण की वाह कलाएँ कहते हैं। इन्हें भ्रूण की वाह कलाएँ कहते हैं, बाहर की कलाएँ कहते हैं। ये भ्रूण कलाएँ निम्न 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की झिल्लियाँ होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। पहला झिल्ली की बात हम लोग करते हैं तो पीतक कोष होता है, याकशेक होता है। दूसरा है एमनियन या एंड कोरियन, एमनियन और कोरियन होते हैं। तीसरा है अप्रापोस्का एलेंटोइस, एलेंटोइस होता है। ये पहला हुआ याकशेक, दूसरा एमनियन और तीसरा होता कोरियन, चौथा होता अप्रापोस्का एलेंटोइसिस, एलेंटोइसिस। याकशेक होता है, एमनियन, कोरियन, अप्रापोस्का एलेंटोसिस जिसे कहा जाता है, अप्रापोस्का एलेंटोसिस से कहा जाता है। उसके बाद हैट्चिंग होता है। तो हम देखते हैं हैट्चिंग की क्रिया होती है। हैट्चिंग तो स्फुटन हो गया, अलग होने की क्रिया, वहाँ से बच्चा बाहर निकलता है, जब भ्रूण बाहर निकलता है तो हैट्चिंग कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग याकशेक की बात करते हैं, जो उनमें याक पाया जाता है, पीतक पाया जाता है। पीतक की बात करते हैं। भ्रूण के भोजन के रूप में पीतक किस रूप में आता है? या भ्रूण के भोजन के रूप में यूज होता है। यह यह जो है यह एक कोष में इन्वेस्टिंग मेम्ब्रेन के द्वारा वेंटम इन्वेस्टिंग मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होता है? घिरा होता है, जिसे पीतक कोष कहते हैं। याक से इन्वेस्टिंग मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है, जिसे याक से कहते हैं। पीतक कोष जो बना होता है मेम्ब्रेन से घिरे होने के कारण, यह पीतक की रक्षा करता है। कोष मेम्ब्रेन क्या करता है? पीतक कोष जो मेम्ब्रेन होती है पीतक की रक्षा करता है, इसे सही स्थिति में बनाए रखता है, उसे पचाता है और अवशोषित करता है। इस प्रकार यह भ्रूण के पोषण को प्राथमिक अंग होता है। याक जो होता है, पीतक जो होता है, भ्रूण का प्राथमिक पोषण का प्राथमिक अंग होता है। मतलब भ्रूण को पोषण देने का प्राथमिक अंग कौन होता है? याकशेक होता है। तो याक क्या करता है? भ्रूण को प्राथमिक पोषण प्रदान करता है। दूसरा है एमनियन, कि दूसरा एमनियन, तीसरा कोरियन। एमनियन और कोरियन की बात जब हम करते हैं, दूसरा एमनियन है, तीसरा कोरियन है। एमनियन और कोरियन जो है जब ये डेवलप होते हैं भ्रूण में तो साथ साथ विकसित होते हैं। एम्ब्रियो में जब डेवलप होते हैं एमनियन और कोरियन में ब्रेन जो होती है साथ साथ विकसित होते हैं। आंतरिक स्तर पर जो अंदर रहता है, कौन सा स्तर रहता है? एमनियन कहलाता है। जो अंदर रहता है एमनियन रहता है, और जो बाह्य स्तर पर रहता है उसे कोरियन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एमनियन जो होता है भ्रूण के इंटरनल पार्ट्स में होता है, अंदर कोरियन के अंदर होता है। मतलब कोरियन क्या होता है? आउटर लेयर पर होता है, और एमनियन क्या होता है? कोरियन के अंदर रहता है, मतलब आंतरिक स्तर बनाता है। एमनियन कैसे समझ लो? एमनियन स्तर जो होता है, एमनियन मतलब अंदर रहना है, वो कहता है मैं मुझे अंदर रहना है। कोरियन जो कोर बनाता है, चारों ओर से उसकी केयर करता है, मतलब यही समझ लो कि उसकी चारों ओर की कोई केयर करता है। कोरियन में जो है वो आउटर लेयर है, इतना ध्यान दीजिए। भ्रूण का इंटरनल स्तर जो होता है, भ्रूण का जो मेम्ब्रेन स्तर होता है इंटरनल पाया जाता है, कौन सा? एमनियन पाया जाता है।
अब कोरियन जो होता है उसका आउटर लेयर बनाता है। ठीक है, इतना ध्यान दीजिए कि एमनियन अंदर, कोरियन बाहर। कोरियन मैंने कोर बनाता है, चारों ओर से उसकी आउटर लेयरिंग बनाता है। इस प्रकार से हम कहते हैं कोरियन जो बाहर पाया जाता है मेम्ब्रेन, और एमनियन जो होता है अस्तर कोरियन के अंदर होता है। एमनियन व कोरियन के बीच की भ्रूण व प्रगुहा कोशिकाओं, देखिए एमनियन और कोरियन, एमनियन अंदर है कोरियन बाहर है, इसके बीच जो स्पेस बनता है, जो इसमें द्रव होता है, उसे क्या कहा जाता है? जो इसमें स्पेस होता है उसे क्या कहा जाता है? जो है कोरियोनिक कैविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? कोरियोनिक। कोरियन बाहर होता है, उसके दोनों के बीच, एमनियन और कोरियन के बीच जो स्पेस बनता है उसे कोरियोनिक कैविटी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कोरियोनिक कैविटी कहते हैं। एमनियन जो भ्रूण के से ज़्यादा सपोर्ट में है, पास में है, जो भ्रूण से ज़्यादा अटैचमेंट में है, एमनियन क्या काम करता है? एमनियन भ्रूण के चारों ओर एक जलाशय प्रदान करता है, मतलब एक तरल पदार्थ का जलाशय उत्पन्न करता है, जिससे भ्रूण का निर्जलीकरण को दूर करता है। मतलब भ्रूणों का निर्जलीकरण न हो, वहाँ पे जलाशय उत्पन्न करता है। और एमनियन तरल, और एमनियन का क्या काम है? पहले तो निर्जलीकरण से दूर करता है, और एमनियन जो होता है एमनियाटिक फ्लूइड, एक रच्छी गद्दी के एमनियाटिक फ्लूइड जो होता है वह प्रोटेक्टिव कसिंग, मतलब एक जैसे गद्दा होता है, प्रोटेक्टिव गद्दे के समान काम करता है। एमनियन जो सुरक्षा भी करता है और निर्जलीकरण को दूर करता है, मतलब उनके निर्जलीकरण होने से बचाता है, भ्रूण को निर्जलीकरण होने से बचाता है की बात करता है। और कोरियन अपरा कोशिका के साथ, अपरा प्लेसेंटा के साथ श्वसन के लिए कार्य करता है। और कोरियन जो बाहरी लेयर होता है वह किससे जुड़ा होता है? कोरियन जो बाहरी लेयर होता है वह प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। प्लेसेंटा से जुड़कर श्वसन में कार्य करता है, मतलब उस भ्रूण को श्वसन क्रिया में हेल्प करता है। कौन सा लेयर? कोरियन। कोरियन जो आउटर लेयर पे होता है वह श्वसन प्लेसेंटा से जुड़कर श्वसन के लिए कार्य करता है, श्वसन के लिए कार्य करता है। अगला हम लेयर की बात करते हैं, एलेंटोइस। एलेंटोइस बहुत बार कार्य पूछा जाता है प्यारे दोस्तों। अप्रापोइस का एलेंटोइस का क्या कार्य है? एलेंटोइस का क्या कार्य है? तो एलेंटोइस अप्रापोइस का, दो को एमनियन हम लोगों ने देखा और कोरियन देखे, अब हम लोग अप्रापोइस का एलेंटोइस देखते हैं। अरे दोस्तों, एलेंटोइस बहुत बार पूछा जाता है, एमनियन कोरियंस के वर्ग कार्य पूछे जाते हैं, लेकिन एलेंटोइस अप्रापोइस का एक कहाँ पाया जाता है? पहले हमें देखना है एलेंटोइस कहाँ पाया जाता है, ये मेम्ब्रेन जो होती है कहाँ पाई जाती है। देखिए एमनियन और कोरियन जो होता है उसके बीच जो वाह प्रगुहा बनती है, जो कैविटी बनती है, वाह प्रगुहा बनती है, जिसे कोरियनिक कैविटी हम कहते हैं। दोनों के बीच जो स्पेस बनता है, उसी स्पेस में क्या है, क्या पाया जाता है? उसी स्पेस में एलेंटोइस पाया जाता है, अप्रापोइस्का पाई जाती है। उसी एलेंटोइस कहाँ पाई जाती है? एमनियन कोरियन के बीच में जो भ्रूणवाहक प्रगुहा में अप्रापोइस्का क्या है? अप्रापोइस्का जो पाई जाती है, तो मतलब जो दोनों के बीच जो स्पेस पाई जाती है उसी के बीच में एलेंटोइस पाई जाती है। ध्यान दीजिए, एमनियन अंदर, कोरियन बाहर, और उसके बीच में अप्रापोइस्का एलेंटोइस पाई जाती है। एलेंटोइस जो होता है क्या काम करता है? तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने पहले मेम्ब्रेन की बात की, याकसेक, ये भी एक मेम्ब्रेन के याकसेक पाया जाता है जो न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। पीतक क्या करता है? पीतक कोष जो पाया जाता है वो क्या काम करता है? पीतक कोष पाया जाता है जो पीतक की रक्षा करता है और उसकी स्थिति को बनाए रखता है। और ये क्या काम करता है? यह पीतक कोष में ही पीतक का पाचन होता है और अवशोषित होकर भोजन प्रदान करता है। किसको? भ्रूण को जो है भोजन प्रदान करता है। पीतक जो डाइजेस्ट होता है और वो अवशोषित होकर भ्रूण को क्या कर न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, याकसेक जो न्यूट्रिएंट्स प्रदान करता है, इसके वर्क पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों। एमनियन क्या काम करता है? एमनियन की बातें हम लोगों ने देखा। एमनियन जो होता है, जो एम्ब्रियो के भ्रूण के चारों ओर एक तरल पदार्थ का सिक्रेशन करता है, लिक्विड पदार्थ देता है, एक तरल। तो एमनियन क्या करता है? भ्रूण के अंदर पाया जाता है, सबसे आंतरिक लेयर है, तो भ्रूण के चारों ओर जलाशय प्रदान करता है जिससे इसका निर्जलीकरण न हो, भ्रूण का निर्जलीकरण न हो। एमनियन तरल एक रच्छी गद्दी के समान प्रकार करता है, एक रच्छी गद्दी, जैसे प्रोटेक्शन, किसी से धक्का लग गया, चोट लगने से भी उसकी रक्षा, भ्रूण की रक्षा करता है। और कोरियन की एक सुरक्षात्मक कवच है और निर्जलीकरण है। एमनियन की बात हम करें तो एमनियन एक सुरक्षात्मक कवच है जो उसको भ्रूण से बाहरी आघातों से रक्षा करता है, निर्जलीकरण से रक्षा करता है, उसको एक लिक्विड तरल पदार्थ में इन्वॉल्व रखता है भ्रूण को। अब इसके बाद कोरियन की बात आती है, तो कोरियन क्या काम करता है? कोरियन जो होता है प्लेसेंटा से के साथ लगा रहता है और श्वसन के लिए कार्य करता है, श्वसन में सहायक है, क्योंकि बाहर की लेयर है या गैस एक्सचेंज,
गैस एक्सचेंज में सहायक है और ये प्लेसेंटा से जुड़कर न्यूट्रिएंट्स को प्रदान करता है मां से। ठीक है, तो श्वसन में सहायक है, एक प्रकार से श्वसन में हेल्प करता है। एलेंटोसिस के काम क्या है? एलेंटोसिस जो एमनियन और कोरियन के बीच भ्रूण की वायु प्रगुहा में यह पाया जाता है। कौन? एलेंटोसिस पाया जाता है। इसकी संरचना जो है कहाँ पाई जाती है? यह एमनियन कोरियन के बीच जो प्रगुहा बनती है, जो गैपिंग स्पेस है, उसी के बीच में इंटरनल पाया जाता है। यह क्या काम करता है? यह लेयर सबसे बाद में प्रकट होती है। देखिए, दोनों लेयर पहले प्रकट होती हैं और यह उस्मायन जब पक्षी या चिड़िया जो अंडों को सेती रहती हैं, ये लेयर सबसे बाद में चौथे दिन प्रकट होता है, चौथे दिन लगभग प्रकट होता है। और अपरापोष का भ्रूणी श्वसन अंग तथा भ्रूणी मूत्राशय का कार्य करता है। अपरापोष का एलेंटोइस का देखिए कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। अपना इसका कार्य वर्क बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एलेंटोसिस का बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है। तो इसका वर्क क्या है, सब पूछा तो सभी का जाता है, लगभग सभी का वर्क पूछा जाता है, लेकिन एलेंटोइस का वर्क बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। अपरापोष का भ्रूणी श्वसन अंग है, मतलब ये भ्रूणी श्वसन अंग है। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा कि कोरियन भी गैसों के एक्सचेंज में सहायक है, लेकिन गैस के एक्सचेंज में वो भी सहायक है। और कोरियन का क्या काम है? और कोरियन जो होता है या प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, जो न्यूट्रिएंट्स भी प्रदान करने में सहायक होता है, बट यह है कि बाद में न्यूट्रिएंट्स देता है। तो अब जब भ्रूण डेवलपमेंट होने लगता है, तब वो माँ से जैसे मैमल्स में होता है, तब उसमें वो न्यूट्रिएंट्स भी देता है और श्वसन भी में भी सहायक होता है। ठीक है, श्वसन गैस का एक्सचेंज में भी सहायक होता है। लेकिन अगर एलेंटोसिस का देखें तो एलेंटोसिस में क्या होता है? या मध्य में पाया जाता है, एमनियन कोरियन के मध्य में पाया जाता है। या उस्मायन पक्षियों में जो होता है, उस्मायन के चौथे दिन डेवलप होता है, दोनों लेयर के बाद में डेवलप होता है। अपरापुष का भ्रूणी श्वसन अगर देखा जाए एम्ब्रियोनिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स किसको कहते हैं? तो एलेंटोसिस को कहते हैं। एलेंटोसिस का और एक बहुत विशेष कार्य है, क्या? ये तो श्वसन अंग के समान तो कोरियन भी करता है और एलेंटोसिस भी करता है। कोरियन का मुख्य कार्य दोनों का कार्य है, तो यह जो है श्वसन में भी सहायक है और भ्रूणी मूत्राशय का कार्य करती है। मतलब ध्यान दीजिए, भ्रूण में जो होता है एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर का कार्य करता है। जो भ्रूण का अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको एक ब्लैडर के समान इसको क्या करता है? अपने पास रखता है। और भ्रूणी मूत्राशय का कार्य करता है, एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर का कार्य करता है। तो अवशिष्ट पदार्थ को निकालने का काम आप कर सकते हो, तो एलेंटोइस करता है और श्वसन में सहायक। ठीक है, एलेंटोइस के दो काम है, भ्रूणी श्वसन और स्ट्री मटेरियल को का ब्लैडर बना देना, उससे बाहर निकालने का काम करता है। इसे इतना आप समझ सकते हैं। कोरियन का केवल एक काम आपने देखा कि यह श्वसन में सहायक है। श्वसन में सहायक है, उपरापोष या प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि बाहरी लेयर है तो प्लेसेंटा से ऑलरेडी जुड़ा रहेगा। कोरियन का है बाहर पाया जाता है, तो मध्य में एलेंटोइस पाया जाता है और एमनियन जो है आंतरिक लेयर है। तो आपने कोरियन एमनियन का काम क्या था? एमनियन का काम क्या था? भ्रूण के चारों एक जलाशय प्रदान करता है और भ्रूण को निर्जलीकरण से दूर करता है। एमनियन तरल एक रच्छी गद्दी के समान प्रोटेक्टिव लेयर बनती है। ठीक है, प्रोटेक्टिव रच्छी गद्दी के समान काम करता है। कजन मतलब जैसे कसिंग मतलब जो गद्दा होता है, एक गद्दे जिससे बाहरी आघातों से रक्षा हो, एमनियन का काम है। भ्रूण को निर्जलीकरण से बचाता है और उसको गद्दे के समान प्रोटेक्शन देता है। और कोरियन अपना पोस्का से जुड़ा होता है, जो श्वसन के में सहायक होता है, श्वसन में गैस एक्सचेंज में सहायक होता है। एलेंटोइस का कार्य हम लोगों ने देखा कि यह बीच में मध्य में दोनों के पाया जाता है और उस्मायन के चौथे दिन दोनों लेयर से बाद में डेवलपमेंट होता है इसका। यह जो होता है भ्रूणी श्वसन अंग है। अपरापोष का एम्ब्रियोनिक रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है। आपसे पूछा जाए श्वसन भ्रूणी श्वसन अंग कौन से? एलेंटोइस है। जबकि गैस एक्सचेंज में सहायक है कोरियन भी, लेकिन आपसे एलेंटोइस जो होता है मेन भ्रूणी श्वसन अंग है और यह एम्ब्रियोनिक यूरिनरी ब्लैडर उत्सर्जन में भी सहायक होता है। ध्यान दीजिए, अपरापोष का उत्सर्जन पूछा जाता है, किसमें सहायक? उत्सर्जन आ जाए तो उत्सर्जन पे आप लोग को लगाना है टिक। ठीक है, एलेंटोइस जो होता है मूत्राशय का काम करता है। भ्रूण के मूत्राशय मतलब जहाँ पे यूरिन जमा होता है, उत्सर्जन में सहायक कौन कर रहा है? एलेंटोइस है। ठीक है, इस प्रकार से चार लेयर की बातें हम लोगों ने किया, चारों के वर्क हम लोगों ने पढ़ा। चारों लेयर कहाँ पाई जाती हैं एम्ब्रियो के, किस क्रम में पाई जाती है, इसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोगों देखते हैं कि जो अंडा होता है स्पूटिंग करता है, तो वो कैसे होता है, उसमें क्या परिवर्तन होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब हैचिंग देखेंगे। स्फुटन, अंडों में जो स्फुटन होता है वह कैसे होता है? उस्मायन के जब पक्षी अंडों को उस्मायन करती हैं, तो उस्मायन के लगभग 21 दिनों बाद
में अंडों में हैचिंग की प्रक्रिया पाई जाती है। 9 अंडों पर जो नया चूजा बाहर आता है तो उसे निडीफ्यूगस कहते हैं। निडीफ्यूगस मतलब होता है ये बर्थ के स्थान पर कम समय शार्टली रहे, जैसे तुरंत ही बर्थ जहाँ जन्म हुआ उनका से घोंसले में होता है तो घोंसले में कुछ समय तक रहते हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वे अपना भोजन और चलने के लिए स्वयं होते हैं। कम समय के लिए घोंसले में रहते हैं। जैसे ही उनका जन्म होता है तो ये उनके पंख जो होते हैं गीले होते हैं, गीले पिच्छों से ढके होते हैं, छोटे छोटे गीले पंखों से ढके होते हैं। लेकिन वायु के संपर्क में आने पर क्या होता है, वो शीघ्र सूख जाते हैं। वायु के संपर्क में आने पर शीघ्र ही सूख जाते हैं, जिससे वह अपना चलने और भोजन करने के योग्य हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को अगर कम समय के लिए हो रहा है, देखिए ये 2 शब्दावली है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर ये बहुत कम समय में हो जा रहा है, उनके गीले पंख बहुत कम समय में सूख जा रहे हैं, वायु के संपर्क सूख गए और वो अपने भोजन और चलने के लिए योग्य हो जा रहा है कम समय में, उससे क्या कहा जाता है, उससे निडीफ्यूगस कहा जाता है। निडीफ्यूगस ये शब्द ध्यान दीजिएगा। ये जो कम समय के लिए अपने घोंसलों में रुकते हैं और तुरंत ही कुछ समय बाद पंख सूख जाते हैं और चलने और भोजन करने के योग्य हो जाते हैं, इस कंडीशन को निडीफ्यूगस कहते हैं। निडीफ्यूगस अगर ये सब पूछा जाता है, निडीफ्यूगस किनमें पाई जाती है तो अधिकतर पक्षियों में पाई जाती है। और निडीकोलस एक शब्द आता है, निडीकोलस। निडीकोलस मतलब होता है ये जो है इनमें जब जहाँ पे पक्षियाँ जन्म लेते हैं वो कुछ ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक बिताते हैं, उस स्थान पर लॉन्ग टाइम तक रहते हैं। उसके बाद वो अपने माता पिता पर डिपेंड होते हैं भोजन के लिए, किस पे, कुछ समय तक अपने माता पिता मतलब पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं और कुछ समय के लिए ये पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं, निडीकोलस कहलाते हैं। ठीक है, निडीकोलस ऐसे बच्चों की हैचिंग के बाद कंडीशन होती है जो कुछ समय तक, अधिकतर समय तक अपने माता पिता पर डिपेंड होते हैं। लेकिन निडीफ्यूगस में क्या होता है, ये जल्द ही अपने भोजन को चलने के लिए योग्य हो जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि स्फुटन के बाद क्या कंडीशन बनती है, निडीफ्यूगस और निडीकोलस। निडीकोलस में क्या होता है, कुछ समय लगता है जिसमें ये उनके माता पिता जो अपने बच्चों जो एम्ब्रियो जो भ्रूण बाहर निकलता है अपने माता पिता पर कुछ समय तक डिपेंड रहता है। लेकिन निडीकोलस में और निडीफ्यूगस में जो होता है, निडीफ्यूगस में जो होता है कुछ समय तक ही, कम समय के लिए, मतलब कम समय का मतलब उनके पीछे जैसे ही गीले होते हैं, सूख जाते हैं, हवा के संपर्क में सूख जाते हैं तो चलने और भोजन के लिए योग्य हो जाते हैं। मतलब तुरंत ही समय लगता ही नहीं, तो ये अपने आप सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि निडीफ्यूगस में जो होता है तुरंत ही सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं, अपने घोंसले में कम समय के लिए रहते हैं। लेकिन निडीकोलस में घोंसले में अधिक समय तक रहते हैं और अपने माता पिता पे डिपेंड होते हैं। तो स्फुटन की प्रक्रिया हम लोगों ने देखा, जब स्फुटन हो जाता है तो 2 शब्दावली आती है और इनके पंख जो होते हैं गीले होते हैं, जल्दी सूख जाते हैं और वायु के संपर्क में आने पर सूख जाते हैं और चलने भोजन के योग्य हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को निडी निडीफ्यूगस कहते हैं। और निडीकोलस को आपने देखा कि लॉन्ग टाइम के लिए घोंसले में उनके बच्चे रहते हैं और माता पिता पे डिपेंड होते हैं। अब अगले पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग प्लेसेंटा की बात करते हैं। प्लेसेंटा वह संरचना है जिसके द्वारा जो एम्ब्रियो होता है, जरायुज होता है, स्तनधारियों का विकास भ्रूण या गर्भ से पोषण प्राप्त करता है। स्तनधारियों में क्या होता है, विकासशील भ्रूण जो होता है, गर्भ गर्भ जो होता है, जो एम्ब्रियो होता है, गर्भ जो होता है, वो क्या करता है, पोषण, प्रेग्नेंट और जो लेडीज होती हैं उनमें जो भ्रूण होता है वह क्या प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है। पोषण में न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है मात्र के गर्भाशय रुधिर से। मात्र मतलब जो मदर होती है, मदर के गर्भाशय रुधिर से जो होता है पोषण प्राप्त करता है। कौन, जो उनका भ्रूण होता है। तो प्लेसेंटा के यदि हम टाइप देखें, प्लेसेंटा का टाइप जो होता है वह कला प्रकृति के उद्गम के आधार पर, वह कला की प्रकृति किस प्रकार की उद्गम के आधार पर हम देखें प्लेसेंटा को, तो प्लेसेंटा जो होता है पीतक कोश जिससे याक सेक जो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, मेटाथेरिया, मार्सुपियंस, अप्रापोस्की और जरायुज, एलेंटोइस और जरायुज प्रकार के इनमें जो है वह कला प्रकृति के आधार पर पीतकोश मतलब केवल याक सेक, मेटाथेरिया, मार्सुपियंस तथा जो है एलेंटोइस और जरायुज प्रकार के इसमें प्लेसेंटा पाए जाते हैं। किसमें, मेटाथेरिया, मार्सुपियंस में। अगर हम देखें इनमें बिलाई के आधार पर, बेस ऑफ बिलाई जो है किस प्रकार से बनते हैं गर्भाशय की झिल्ली में, किस प्रकार की बिलाई के आधार पर अगर हम देखें तो बिलाई के आधार पर के आकार के वितरण के आधार पर, बिलाई के आकार एवं वितरण के आधार पर प्लेसेंटा को देखें। आकार बिलाई जो बनती है
जो गर्भाशय से जुड़ते हैं तो बिलाई जो बनती है उनके आकार और वितरण के आधार प्लेसेंटा को देखें तो प्लेसेंटा कितने प्रकार के होते हैं। प्लेसेंटा जो है 2 प्रकार के होते हैं, नॉन डिसिडियस और डिसिडियस। नॉन डिसिडियस आपाती प्लेसेंटा जो होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे सुअर, घोड़ा, पिग, हॉर्स, लैमूर और लैमूर में जो है विसरित प्लेसेंटा पाया जाता है। कैसे विसरित प्लेसेंटा पाया जाता है। विसरित प्लेसेंटा के प्रकार में एक बार हम फिर लोग देखते हैं। प्रकृत और उद्गम के आधार पर भ्रूण में जो प्लेसेंटा बनता है 2 प्रकार का होता है। तो पीतक कोष के आधार पर, अपरापोषकी और जरायुज के आधार पर। पीतक कोष में वाइटेलाइन के आधार पर और एलेंटोइक के आधार पर, मतलब जो मेम्ब्रेन पाई जाती है। और पीतक कोष के आधार पर, पीतक कोष किसमें पाया जाता है, मेटाथीरिया मार्सुपियंस में पाया जाता है। जो प्रोटोथीरिया के जो इंडिविजुअल हैं उनमें पाया जाता है। जो मेटाथीरिया प्रोटोथीरिया में पाया जाता है। लेकिन एलेंटोइस प्रकार का जो जरायुज प्रकार का होता है, यह जो होता है प्रकृत और उद्गम के आधार पर 2 हैं, पीतक कोष और अपरा एलेंटोइक प्रकार के। एलेंटोइक प्रकार के जो पाया जाता है वह जो है जो यूथेरियन मेमल्स हैं, यूथेरियन इंडिविजुअलों पर अपरापोषकी जरायुज प्रकार का पाया जाता है। यह 2 प्रकार जो है वह कला की प्रकृति के आधार पर 2 कला है, वाइटेलाइन और अपरापोषकी एलेंटोइक प्रकार का और वाइटेलाइन प्रकार का जो है 2 प्रकार के प्लेसेंटा पाया जाता है। किनमें वाइटेलाइन जो प्रकार का होता है पीतक कोष के आधार पर जो प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया में आते हैं। और यूथेरियन में जो होता है, यूथेरियन में एलेंटोइक और जरायुज प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। अब हम लोग रसाकुर विलाई के आधार पर प्लेसेंटा का वितरण देखेंगे। तो विलाई के आधार पर प्लेसेंटा 2 प्रकार के होते हैं, नॉन डिसिडियस और डिसिडियस। नॉन डिसिडियस जो होता है प्लेसेंटा 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है डिफ्यूज प्रकार का प्लेसेंटा क्या होता है, कोरियान पर विलाई जो विस्तृत हुए थे, पहले चिपके हुए होते, मतलब वो पूर्व पेड़ चिपके हुए ग्रुप में होते हैं, उसमें समझ में नहीं आता वो चिपके हुए हो। तो सुअर, पिग में जैसे है, घोड़ा है, लेमुर है, इन सब में डिफ्यूज प्लेसेंटा पाया जाता है। नॉन डिसिडियस में जो प्लेसेंटा है, नॉन डिसिडियस प्लेसेंटा में डिफ्यूज पाला है, जिसे विसरित प्लेसेंटा कहते हैं, जैसे सुअर, घोड़ा, लेमुर में पाया जाता है। और इनमें से इंटरमीडिएट जो डिसीज प्लेसेंटा होता है, इंटरमीडिएट कौन होता है, इंटरमीडिएट प्लेसेंटा जो होता है ग्रुप ऑफ पैसेज, विलाई के ग्रुप ऑफ पैसेज बनते हैं। इनमें विलाई के ग्रुप ऑफ पैसेज बनते हैं, जैसे गोट है, शिप है, काऊ है और हिरन में पाया जाता है। ऊँट में भी, जिराफ में भी जो है मध्यवर्ती जो है क्या पाया जाता है, मध्यवर्ती जो है इंटरमीडिएट प्लेसेंटा पाया जाता है। इंटरमीडिएट प्लेसेंटा पाया जाता है किनमें, इंटरमीडिएट और विसरित, इंटरमीडिएट और डिफ्यूज जो थे दोनों प्लेसेंटा के टाइप किसके थे, नॉन डिसिडियस के थे। जैसे सुअर, घोड़ा, लेमुर में डिफ्यूज प्रकार का होता है। ये पूछा जाता है कि सुअर, घोड़ा, लेमुर में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। अगर नॉन डिसिडियस दिया है तो इसको लगा देंगे। अगर डिफ्यूज, अब नॉन डिसिडियस में 2 प्रकार होते हैं, डिफ्यूज होते हैं और इंटरमीडिएट होते हैं। डिफ्यूज में कौन कौन आता है, डिफ्यूज में सुअर, घोड़ा और लेमुर आता है। बकरी, और इंटरमीडिएट में आता है बकरी, भेड़, गाय, हिरन में जो हिरन, ऊँट, जिराफ, इन सब में इंटरमीडिएट प्लेसेंटा पाया जाता है, जो नॉन डिसिडियस का प्रकार है। नॉन डिसिडियस, ये इंटरमीडिएट में क्या होता है, ग्रुप में पाए जाते हैं, विलाई ग्रुप में पाए जाते हैं। और डिफ्यूज में क्या होता है, पूर्ण रूप से एक लेयर में विस्तृत होते हैं, उसमें समझ में नहीं आता कि कहाँ पे विलाई हैं, तो एक दूसरे से विस्तृत हुए होते हैं। तो इस प्रकार का सुअर, घोड़ा, लेमुर में पाया जाता है। और इंटरमीडिएट में बकरी, भेड़, गाय, हिरन और ऊँट, जिराफ में पाया जाता है। प्रकार जो है विलाई के आधार पर पहला था नॉन डिसिडियस और दूसरा विलाई के आधार पर डिसिडियस। डिसिडियस प्रकार में क्या होता है, डिसिडियस प्रकार में जो है, डिसिडियस आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। डिसिडियस आधार पर प्लेसेंटा जो है 4 प्रकार के होते हैं। जैसे जोनरी प्लेसेंटा, वलय के रूप में प्लेसेंटा पाया जाता है। जोनरी, जिसे जोनरी के रूप में कहते हैं, बिल्ली, कुत्ता, हाथी में जो है किस प्रकार का जोनरी प्लेसेंटा पाया जाता है। पूछा जाए डिसिडियस, अगर डिसिडियस दे दिया तो भी आप 4 प्रकार हैं। डिसिडियस कितने हैं, 4 हैं, जबकि नॉन डिसिडियस 2 थे, विसरित और मध्यवर्ती, डिफ्यूज और इंटरमीडिएट थे। अब हम लोग देखते हैं इसमें, तो डिफ्यूज में क्या था, सुअर, घोड़ा, लेमुर थे। और इंटरमीडिएट में नॉन डिसिडियस की बात कर रहा हूँ, बकरी, भेड़, गाय, हिरन और ऊँट, जिराफ में
इंटरमीडिएट था, जो नॉन डिसीडियस थे। अब हम लोग डिसीडियस देखते हैं तो इसमें कौन कौन आता है, बिल्ली, कुत्ता, हाथी। इनमें जो है बिल्ली, कुत्ता जो मांसाहारी होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं उनमें जोनरी प्लेसेंटा पाए जाते हैं। अधिकतर जितने मांसाहारी होते हैं उनमें क्या होता है, बिल्ली, कुत्ता, सॉरी मांसाहारी इस मतलब नहीं है, बिल्ली, कुत्ता, हाथी में इस प्रकार किस प्रकार जोनरी प्लेसेंटा पाया जाता है। जोनरी प्लेसेंटा पाया जाता है जब हम, ये पहला प्रकार था जोनरी प्लेसेंटा जो है डिसीडियस का पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार है डिस्क्वाइडल। डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है, डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा जो होता है सशक भालू में पाया जाता है। खरे में रैबिट और जो है बियर भालू में पाया जाता है। किस प्रकार के प्लेसेंटा में, डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा पाया जाता है। और मनुष्य, बंदर, कप, मनुष्य, बंदर और कप में क्या किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। तीसरा प्रकार है मेटा डिस्क्वाइडल। मेटा डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा, मेटा डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा जो होता है पश्च चक्राभ, पश्च चक्राभ बिम्बाणु प्लेसेंटा, डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा सशक भालू में पाया जाता है, भालू में पाया जाता है। मनुष्य, बंदर, कप में पश्च मेटा डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा पाया जाता है। मनुष्य, बंदर और कप में पश्च चक्राभ पाया जाता है। और चौथा प्रकार है कॉन्ट्रा डेसिडुअस। कॉन्ट्रा डेसिडुअस प्लेसेंटा में कौन पाया जाता है, मोल पाए जाते हैं, मोल आते हैं, बेडीकूट आते हैं, बेडीकूट और मोल, टापा, टाल्पा, टाल्पा कॉन्ट्रा डेसिडुअल प्लेसेंटा में आता, मोल आता है। कॉन्ट्रा डिसीडुअस में बेडीकूट और मोल्स, ट्रापा जिसे कहा जाता है, बेडीकूट और मोल में जो होता है कॉन्ट्रा डिसीडुअस प्लेसेंटा पाया जाता है। अब हम लोग एक बार फिर एग्जाम्पल से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, बिलाई के आधार पर रसागुण, बिलाई के आधार पर वितरण, बिलाई के वितरण के आधार पर प्लेसेंटा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार, मेन दो हैं, नॉन डिसीडुअस और डिसीडुअस। नॉन डिसीडुअस में दो आते हैं, डिफ्यूज, विस्तृत प्रकार के प्लेसेंटा सुअर, घोड़ा, लेमूर में पाए जाते हैं। और इंटरमीडिएट जो डिफ्यूज होते हैं, इंटरमीडिएट जो होते हैं जिसमें विलाई के पैसेज पाए जाते हैं, बकरी, भेड़, गाय, हिरन और ऊंट, जिराफ में पाया जाता है। और डिसीडियस होता है, डिसीडियस में कौन आता है, बिल्ली, कुत्ता। देखिए, डिसीडियस में पहला है जोनरी प्लेसेंटा, बिल्ली, कुत्ता, हाथी में पाया जाता है। और इसके बाद आता है डिस्क्वाइडल, दूसरा आता है डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा में कौन आता है, चमगादड़ आता है, सशक आता है, भालू आता है। डिस्क्वाइडल प्लेसेंटा में चमगादड़, भालू और सशक आते हैं। और इसके बाद तीसरा होता है मेटा डिस्क्वाइडल में मनुष्य, बंदर, कप आते हैं। मेटा डिस्क्वाइडल में मनुष्य, बंदर, कप आते हैं। और चौथा है कॉन्ट्रा डिसीडुअस में कौन आता है, बेडीकूट और मोल आते हैं। इसके प्रकार इस एक किसके विलाई के आधार पर था, पहला था प्रकृति और उद्भव का आधार पीतकोशी और अपरापोषकी। पीत में क्या आता है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया आते थे। तो वाइटेलाइन सेक के आधार पर मेटाथीरिया और प्रोटोथीरिया थे। और अपरापोषकी एलेंटोइक प्रकार में कौन आता है, जो सभी यूथेरियन आते हैं, सभी कौन आते हैं, यूथेरियन आते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं किसके आधार पर, ये इसके बाद विलाई के आधार पर हम लोगों ने अभी देखा। अब आते हैं हम लोग औतकी के आधार पर, अकॉर्डिंग टू हिस्टोलॉजी, उनके हिस्टोलॉजी, प्लेसेंटा के हिस्टोलॉजी के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। प्लेसेंटा के हिस्टोलॉजी के आधार पर प्लेसेंटा को कितने भागों में बांटा गया है। कोरियल, मतलब कोरियल, देखिए एलेंटोइस और कोरियल पाया जाता है। कोरियल मेम्ब्रेन के द्वारा, कोरियल मेम्ब्रेन उपकला, इपिथीलियो कोरियल प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है। देखिए, औतकी, इनकी जो हिस्टोलॉजी होती है संरचना के आधार पर, उपकला, जरायु मतलब होता है कोरियन, उपकला, इपिथीलियो कोरियन जो जिसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, सुअर और लेमूर में इपिथीलियो जरायु पाया जाता है। और दूसरा है सिंडेस्मो जरायुयोजी, सिंडेस्मो प्रकार का जो है प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है, किसमें पाया, भेड़ में पाया जाता है। पशु जितने चौपाए होते हैं, जितने चौपाए हैं जरायुयोजी होते हैं। पशु और भेड़ में जो है जरायुयोजी पाए जाते हैं, प्लेसेंटा पाए जाते हैं। उसके बाद होता है इंडोथीलियो कोरियल, तीसरा है इंडोथीलियो कोरियल मांसाहारी स्तनी, ध्यान दीजिएगा। अंतःस्तर जरायु जो होते हैं, इंडोथीलियो कोरियल जो प्रकार का प्लेसेंटा मांसाहारी स्तनधारियों पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए हिस्टोलॉजी के आधार पर तो इस प्रकार का देना है, अगर बिलाई के आधार पर पूछा जाए और प्रकृति के आधार पर पूछा जाए तो आपको तीन प्रकार है, वह प्रकृति के आधार पर। और तो तीनों प्रकार में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिस्टोलॉजी के आधार पर। तो पहला क्या था, जरायु, उपकला, इपिथीलियो कोरियल, सुअर, लेमूर में। दूसरा था
सिंडेस्मा कोरियल जरायुजी, जिसमें पशु सभी कैटल आ जाते हैं, पशु आ जाते हैं, भेड़ आते हैं। और फिर तीसरा है इंडोथीलियो कोरियल। इंडोथीलियो कोरियल में सभी मांसाहारी स्तनी आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंडोथीलियो कोरियल में सभी मांसाहारी स्तनी आते हैं। ये किसके आधार पर? कोरियन मेम्ब्रेन के आधार पर बांटा गया रहा है। अंतः अस्तर जरायु इंडोथीलियो कोरियल के आधार पर सभी मांसाहारी स्तनी आते हैं। और उसके बाद आता है तीसरा हुआ, चौथा रुधिर जरायु। चौथा जो है हीमोकोरियल। हीमोकोरियल प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है? मनुष्य कपि में, बंदर में। मनुष्य कपि और बंदर में हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। और जो है पांचवा जो है रुधिरांत कोरियन किसमें पाया जाता है? हीमो इंडोथीलियो प्लेसेंटा। देखिए हीमोकोरियल मनुष्य काफी बंदर में पाया जाता है। हीमो इंडोथीलियो कोरियल जो है चूहा और ससक में पाया जाता है। ध्यान दीजिए, हीमो इंडोथीलियो कोरियल प्लेसेंटा जो है चूहा बंदर में पाया जाता है, लेकिन हीमोकोरियल प्लेसेंटा किसमें पाया जाता है? मनुष्य तथा कपि में पाया जाता है। इस प्रकार से जो है प्लेसेंटा हिस्टोलॉजिकल अकॉर्डिंग टू हिस्टोलॉजी के आधार पर प्लेसेंटा जो है आपने जो 5 प्रकार देखे हैं। पहला है एपिथेलियो कोरियल सुअर लेमूर में। दूसरा है सिंडेस्मो कोरियल पशु जिसे कैटल है, भेड़ है, उनमें पाया जाता है। अगला है तीसरा इंडोथीलियो कोरियल मांसाहारी, सभी इंडोथीलियो कोरियल सभी मांसाहारी स्तनियों में। और हीमोकोरियल प्लेसेंटा जो पाया जाता है मनुष्य और कपि में पाया जाता है, बंदर में। 3 मनुष्य, कपि और बंदर में हीमोकोरियल प्लेसेंटा पाया जाता है। और हीमो इंडोथीलियो प्लेसेंटा पाया जाता है चूहा और सशक में पाया जाता है। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों प्लेसेंटा की चर्चा हुई। और इसके बाद हम लोग देखते हैं गेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल जो होता है। गर्भकाल निषेचन और प्रसव के बीच का समय होता है। मनुष्य का गर्भकाल 9 माह का होता है। मनुष्य का गर्भकाल कितने माह का होता है? 9 माह का होता है। एक बार में एक शिशु को जन्म देता है। कुछ स्तनधारियों का गर्भकाल हम देख लेते हैं। तो हाथी का क्या होता है? 620 दिन का होता है। जिराफ का 450 दिन का होता है। ऊंट में 395 दिन का होता है। घोड़े में 330 दिन का होता है। गाय में 280 दिन का होता है। मानव मनुष्य में जो है 266 दिन का होता है। शेर 106 दिन का होता है। चीता 93 दिन का होता है। कुत्ता में 50 से 60 दिन का होता है। चूहा में 20 दिन का होता है। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों यह जो डेवलपमेंट बायोलॉजी था आपका फिनिश होता है। प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम से संबंधित इसमें क्वेश्चन बहुत से मिलेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आपका एक चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। इसी के साथ मैं आपको थैंक यू करता हूँ फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि वीडियो अच्छा लगा प्यारे दोस्त एक लाइक तो बनता है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। ओके बाय।